देखिए टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। वर्ड पकड़िए इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? मतलब वो मैथमेटिक्स में क्या मतलब है वो अलग की बात है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है नहीं मालूम। हाँ, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मतलब विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये हमने लीनियर मोशन में पढ़ा है। तो वही बात मोमेंट में होगी। मोमेंट होता है कोई बॉडी घूम रही है। तो अगर कोई बॉडी, देखिए दो प्रकार की डेफिनेशन है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, एक फिजिकल डेफिनेशन है। तो फिजिक्स की भाषा में अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेट किसी एक्सिस के चारों ओर, तो रोटेट करते हुए बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रोटेशन में, चाहे वो मोशन में है, तो वो रुक नहीं सकती जब तक कि इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो हम पहले इसकी फिजिकल डेफिनेशन बता रहे हैं, फिजिकल डेफिनेशन। अब आप एग्जाम में क्या करेंगे, तो फिजिकल डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, पहले ये एक लाइन में लिखेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करके मैथमेटिकल लिखेंगे। तो लिखिएगा अ बॉडी रोटेटिंग अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस, बॉडी रोटेटिंग about a given axis tends to maintain its state of uniform rotation, to maintain its state of uniform rotation। अब इसमें हम रेस्ट तो बोल नहीं सकते। अगर हम रेस्ट बोल देंगे तो कहाँ रोटेशन हो रहा है? रोटेशन, अगर हम वर्ड रोटेशन की बात करेंगे तो बॉडी रोटेट होनी चाहिए ना। अब रखी हुई बॉडी रोटेशन थोड़ी करती है, तो उसमें मोमेंट वाला वर्ड यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम उसी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं जो रोटेट कर रही है। क्या लिखा है? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन अनलेस अनलेस एन एक्सटर्नल। अब यहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। कोई बॉडी रोटेट कर रही है, उसको घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, कैसे रोकोगे उसको? ऐसे उल्टा उसको घुमाने की कोशिश करोगे, तो जो उल्टा घुमाने की कोशिश में जो फोर्स लगाओगे उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क। यानी जब तक कोई इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना अप्लाई किया जाए, हम बोल फोर्स ही रहे हैं, लेकिन किसी लीनियर बॉडी को रोकने या चलाने के लिए जो हम अप्लाई करते हैं फोर्स, वो फोर्स होता है। और किसी अभी गला बैठा हुआ है, और किसी रोटेट करती हुई बॉडी को रोकने या चलाने के लिए जो अप्लाई करते हैं उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो क्या लिखा? अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट, एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट टू चेंज द स्टेट, टू चेंज इट्स स्टेट। तो ये तो आपका हो गया कि फिजिक्स की भाषा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, the moment of inertia of a rigid body about a fixed axis, about a fixed axis is defined as the sum of the प्रोडक्ट। डेफिनेशन के हिसाब से ही मैथमेटिक्स में उसको फॉर्म किया जाएगा। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। देखो यहां पर कहा गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, हम मासेस अलग अलग पार्टिकल्स के लेंगे। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए हमने फार्मूला बनाया कैसे? चलिए मैथमेटिक्स के हिसाब से तो हम फार्मूला बता दे रहे कैसे बनाया हमने कैसे। हमने क्या किया, दो पहिए लिए, भाई रोटेशन करना है तो पहिया लेना पड़ेगा ना। दो पहिए लिए और दोनों पे हमने क्या किया, दोनों का रेडियस सेम कर दिया। दोनों का रेडियस हमने सेम कर दिया, मतलब सेम है नहीं लेकिन वो सेम है।
वो मारा जाएगा। सेम हम एकदम डिटो सेम तो नहीं बना पाएंगे ना, दोनों का रेडियस हमने सेम कर दिया, यानी दोनों सेम रेडियस के थे। हमने क्या किया, इसका मास m ले लिया, हैवी ले लिया, ये हैवी था, मतलब मान लिया ये ट्रैक्टर का पहिया ले लिया, और ये m2 ले लिया, ये हैवी नहीं था, ये मतलब लाइट था, ये लाइट था, ये मतलब साइकिल का पहिया हमने ले लिया। हमने इन दोनों को लुढ़का दिया, दोनों के रास्ते में हमने एक ऑब्स्टिकल लगा दिया, एक ईंटा ऐसे रास्ते में लगा दिया ऐसे, और हमने दोनों को कहा कि ये उछल जाए। कौन उछलेगा, कौन निकल जाएगा इस पहिए से, इस ऑब्स्टिकल से, किसके निकल जाने की आसार ज़्यादा है, हैवी वाले के या कम हैवी वाले के। दोनों को लुढ़का दिया हमने, सेम फोर्स से ऐसे लुढ़का दिया, फोर्स नहीं हमने लुढ़का दिया, और ये लुढ़कते हुए जा रहे हैं, और दोनों के रास्ते में हमने ऑब्स्टिकल लगा दिया। अब किसके आसार हैं कि वो निकल जाएगा, हैवी वाला आराम से निकल जाएगा, और ये थोड़ा दिक्कत करेगी हल्का वाला। तो हमने क्या देखा कि मास, अच्छा ये निकल गया मान लिया, अब ये निकल करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यानी ये 10 मीटर दूर पहुंचा, और ये भाई साहब मान लिया बड़ी मुश्किल में निकले या नहीं निकल पाए, यहीं पहुंचे, और ये मान लिया 7 मीटर चले। तो इसमें से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, 7 मीटर जो जाके रुक गया या जो 10 मीटर जाके रुक गया, दो, क्योंकि 10 मीटर जो जाके रुकेगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि लुढ़कती हुई बॉडी अगर लुढ़कते रहना चाहती है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो हमने देखा कि इनर्शिया जो है वो मास के प्रोपोर्शनेट होती है, जितना ज्यादा मास देंगे उतना ज्यादा इसकी इनर्शिया होगी, ठीक है। हमें ऐसे प्रूफ में नहीं लिखना है, तो समझाया जा रहा है। अब हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। अब हमने क्या किया, दो पहिए लिए सेम मास के लिए, अभी तक क्या कर रहे थे, सेम रेडियस के ले रहे थे, सेम मास के लिए, और एक पहिया छोटा लिया और एक पहिया बड़ा ले लिया, ठीक है। मान लिया एक हम 2 मीटर का रेडियस का लिया, एक हम मान लिया 3 मीटर रेडियस का लिया, ठीक है, और दोनों को लुढ़का दिया। दोनों के मास सेम थी, मास दोनों के सेम थे, रेडियस अलग अलग थी। दोनों में रास्ते में मैंने यहाँ पर एक अवरोध लगा दिया। किसके निकल जाने की आसार ज्यादा है, 3 मीटर वाले की, यानी कि रेडियस वाले पे ज्यादा आसान होगा, ठीक है। एक चीज हमने देखी, जब 2 मीटर होता है तो अगर ये मान लेते हैं 2 मीटर आगे जाके रुका तो 3 वाला 9 मीटर जाके रुकता है, सॉरी 2 मीटर वाला 4 मीटर जाके रुका तो 3 वाला 9 मीटर जाके रुकता है। एक जनरल हमने देखा, मतलब जितना स्क्वायर इसका होगा उसके हिसाब से रुकता है, यानी ये रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो हमने कहा आई प्रोपोर्शनेट आर स्क्वायर, और जब इक्वल टू लगाया तो हमने एक कांस्टेंट लगाया, बाद में कांस्टेंट की वैल्यू 1 मान ली, तो ये फॉर्मूला आ गया आई बराबर एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये किसी पार्टिकल के लिए है, ठीक है। अब हमको तो बॉडी निकालनी है, अब अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। लिखिए, लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, about an axis passing through O। देखिए यहां से कोई एक्सिस पास हो रही है, अब एक्सिस तो ऐसे पास होगी, और ऐसे हम कैसे डायग्राम बनाएंगे, तो हम फिलहाल इसको ऐसे पास करा देते हैं, about the axis passing through O, m1 m2 m3 up to mn, m1 m2 m3 up to mn are the particles of the body, are the particles of the body at distances r1 r2 up to rn respectively, at distances r1 r2 up to rn respectively. Then the moment of inertia of the body, then the moment of inertia of the body about this axis, about this axis is given by, is given by, जरा अपनी डेफिनेशन पे जाइए, देखो ध्यान से। हमने कहा ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, कुछ पार्टिकल यहाँ होंगे, कुछ पार्टिकल यहाँ होंगे, तो हमने कहा एक पार्टिकल ये है, एक ये है, एक ये है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका मास mn है, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। इसकी यहाँ से डिस्टेंस r1 है,
इसकी यहाँ से डिस्टेंस r2 है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस r3 है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस rn है। अब अपनी डेफिनेशन पे जाइए, क्या कहा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी? उन्होंने कहा अलग अलग पार्टिकल के मास यानी कि m1 और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी का स्क्वायर यानी r1 स्क्वायर का प्रोडक्ट कर दो तो आएगा m1 r1 स्क्वायर। दूसरे का क्या आएगा? m2 r2 स्क्वायर। तीसरे का क्या आएगा? m3 r3 स्क्वायर। इसी प्रकार से nवे का क्या आएगा? और इन सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम हो गया, ये प्लस लगाए, किसका सम? ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम। किसका प्रोडक्ट? मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो सिग्मा, अब देखो यहाँ m1 है, यहाँ m2 है, तो यहाँ हम लिख देंगे mi, यहाँ r1 है तो लिखेंगे ri का स्क्वायर और i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक लिखेंगे। तो ये बहुत लिखने में दिक्कत होगी, तो हम केवल सिग्मा, हम mi ri स्क्वायर करके यहाँ केवल i लिख देंगे, या हम केवल सिग्मा mr स्क्वायर लिख देंगे। तो हम यही लिखेंगे सिग्मा mr स्क्वायर। मतलब लिखने को ये भी लिख सकते हैं, ये भी कहीं कहीं ये लिखा होगा, लिखने को ये भी लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ इसका यूनिट क्या होगा, तो मीटर का मास का किलोग्राम और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर हम कहें इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो एम एल स्क्वायर इसकी डायमेंशन होगी। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट। फिजिक्स की भाषा में क्या मतलब होता है और इसकी भाषा में क्या मतलब होता है, नोट करिए। देखिए, अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैथमेटिकल डेफिनेशन छोड़ दीजिए, फिजिक्स में आ जाइए। फिजिक्स क्या कहती है कि अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है और रोटेट करती रहे तो उसका एम आई ज़्यादा होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। चूंकि मूवमेंट कर रही है इसलिए उस इनर्शिया का नाम दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किस किस बात पे डिपेंड करता है? पहली बात तो इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। ये मास पर डिपेंड करती है। कैसे करती है? जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है। दूसरी बात ये डिपेंड करती है उसके शेप और साइज पर, साइज एंड शेप। इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप। अब इसको कुछ लिखा नहीं जा सकता है। अब इसे गोल कोई चीज़ है, राउंड पे आसानी से वो लुढ़क जाएगी। आपने एक ईंटा टाइप का ले लिया, नहीं लुढ़क पाएगी, रोटेट नहीं कर पाएगी। ठीक है। तीसरी बात ये करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर, इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। इसका मतलब समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करती है। कैसे मतलब हुआ, सुनिए ध्यान से। आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, साइकिल का पहिया आपने देखा होगा कि ये ऐसा होता है और उसमें ये तीली लगी होती हैं, स्टोक्स कहते हैं, देखा है ना। अगर ये पहिया मान लिया 5 किलो का है तो आपने देखा होगा कि 4.5 किलो तो केवल सरफेस पे होता है, तीलियां बड़ी हल्की होती हैं। यानी कि अधिक से अधिक मास कहाँ होता है? इसके दूर, यहाँ पर होता है, बाउंड्री पे होता है। तो जितना ज़्यादा बाउंड्री पे मास होगा उतना ही ज़्यादा आसानी से वो पहिया घूमता रहेगा। ठीक है भाई, वो चाहें तो पहिया पूरा लोहे का नहीं बना सकते और मजबूत हो जाएगा। अब ट्रेन में देखा होगा, ट्रेन का पहिया, ट्रेन के पहिए में तो ऐसे तीली हो नहीं सकती। तो ट्रेन का पहिया ध्यान से देखो तो ट्रेन का पहिया भी किनारे मोटा होता है, बीच में पतला होता है। लेकिन बीच में पतले में अब तीली कैसे बनाए? इतनी हल्की तीली ट्रेन को कहाँ से करेगी? तो बीच में गड्ढा कर देते हैं, देखा होगा इसमें बीच बीच में ऐसे वहाँ कैविटी होती है, ऐसे देखा कि नहीं देखा? नहीं, ऐसी नहीं होती, जो भी होता है। तो जितना ज़्यादा मास बाउंड्री पे होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। तीसरी बात, अगली बात लिखिए। अब ये डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है। भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन जितना दूर होगा सरफेस से, उसकी बाउंड्री से, उतना ज़्यादा लुढ़कने की चांस होगी। तो नेक्स्ट लिखो, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू बॉडी।
अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं? देखिए, कोई भी घूमती हुई बॉडी घूमते रहना चाहती है, ये हम कह रहे हैं ना। आपने देखा होगा वो पैर वाली जो सिलाई की मशीन होती है, देखा, उसमें एक पहिया लगा होता है, बड़ा सा पहिया लगा होता है, एक बड़ा सा पहिया लगा होता है, ऐसे है ना, ऐसे देखा ना। और उस पहिए में एक ऐसे रॉड लगी होती है, मतलब फिगर नहीं बना पाएंगे हम अच्छी तरीके, एक ऐसे रॉड लगी होती है। जब रॉड को वो पुश करता है तो रॉड ऐसे ऊपर करती है और पहिया ऐसे घूमना शुरू कर देता है। अब जब पहिया घूमता चला गया तो अपने आप घूमता रहता है, थोड़ी देर तक नीचे तक अपने आप आता है, फिर घूमने लगता है, तो पहिया आसानी से घूम जाता है। अगर हल्का से घुमा दोगे थोड़ी देर तक घूमता रहेगा। इसीलिए जो चक्की वक्की देखिए, अब चक्की तो आप वो वाली आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गई, तो वो करते क्या है कि जो जनरेटर लगाएंगे, एक छोटा पहिया लगाएंगे और इसके दूर एक बड़ा पहिया लगा देंगे, और इससे ये धागा ऐसे पट्टी ऐसे लगा देंगे। जनरेटर इस पहिए को घुमाएगा, ये पहिए का रेडियस कम है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, ये पहिया इस पहिए को घुमाएगा, और ये पहिया चूंकि बड़ा है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा देर तक घूमता रहेगा। साइकिल में क्या होता है, जहाँ पर हम पेडल मारते हैं वहाँ छोटा सा पहिया लगा होता है ना, उसके ऊपर चैन चढ़ी होती है। उस चैन को हम क्या करते हैं, एक बड़े पहिए को घुमाने के लिए काम में लाते हैं। इस चैन को क्या करते हैं, ये इस बड़े पहिए को घुमाता है। तो बड़े पहिए का नेचर क्या होता है, वो अगर एक बार घूम गया तो काफ़ी देर तक घूमता रहेगा, इसलिए हम एक पेडल मार देते हैं और बहुत दूर तक जाकर के रुकती है। छोटे पहिए की ट्राइसाइकिल ले लीजिएगा तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, तो इसलिए इसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, क्या होता है लीनियर मोमेंटम, उससे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन होता क्या है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो किसी अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है तो उसके लीनियर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो उसको डेफिनेशन लिखिए फिर समझाते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का होता है, बॉडी का भी होगा, बॉडी का निकालेंगे तो सबको उठा के ऐड कर देंगे। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का था, m1 मास के पार्टिकल का था m1r1 स्क्वायर, m2 मास के पार्टिकल का था, m3 मास के पार्टिकल का था, और सबको उठा के हमने ऐड कर दिया तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी हो गया। तो लिखिए द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस is defined as the moment of its linear momentum, moment of its linear momentum। क्या मतलब हुआ, देखिए हमने कहा ये एक बॉडी है और ये इस एक्सिस के चारों ओर रोटेट हो रही है, ये एक्सिस ऐसी है, ऐसे जा रही है, ऐसे हम फिलहाल बनाने को तो बना सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं, वो ऐसे जा रही है। ठीक है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ से इसकी एक्सिस r डिस्टेंस पर है और ये ऐसे मूव कर रहा है। तो इसका देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और जब वेलोसिटी का मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लीनियर मोमेंटम। और हमने कहा लीनियर मोमेंटम का मोमेंट निकालिए। हमने पढ़ा है जब फोर्स का मोमेंट निकालते थे तो फोर्स का मल्टीप्लाई r से करते थे, तो क्या मिलता था, टॉर्क। तो जब हम लीनियर मोमेंटम का मोमेंट निकालेंगे तो लीनियर मोमेंटम का r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को कहीं कहीं पर j से लिखा गया है, कहीं कहीं पर l से लिखा गया है, आपके यहाँ l से लिखा गया है। तो लिखिए लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग, let a body is rotating let a body is rotating about an axis passing through O, axis passing through O, and a particle of mass small m, a particle of mass small m is at the distance r, is at the distance r, is rotating with linear velocity v, then its angular momentum is given by j is equal to r क्रॉस p होता है।
ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिए। जब आर क्रॉस पी करेंगे तो आर से पी के बीच का एंगल निकालेंगे। तो आर से पी के बीच का एंगल देखिए कैसे निकलेगा, ऐसे निकाल सकते हो। ये पी है ना, ये तो पी है, ये आर है, ये एक्सिस है, तो ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है। यानी कि इसको लिखेंगे आर पी साइन थीटा। अगर हम केवल जे की वैल्यू निकालें, हम वेक्टर की बात ना करें, तो ये आर पी साइन थीटा आएगा। जे इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। और पी की वैल्यू क्या होती है, एम वी। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, रुकिए, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। जे इज इक्वल टू आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ये एम वी वेक्टर, तो इसको लिखेंगे आर एम वी साइन थीटा। इसका हम बहुत बार इस्तेमाल, एम वी आर साइन थीटा बहुत बार यूज किया जाता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो हम जानते हैं थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 90। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब थीटा की 90 पे साइन थीटा की वैल्यू होती है 1, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो जे मैक्सिमम क्या होगा, एम वी आर। जब आप बोर्स मॉडल पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ बार बार कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, वो एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है। ये बार बार यूज़ किया जाएगा वहाँ पर, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद बहुत सारी क्वांटिटी हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेशन दिया जाएगा, ठीक है। वो रिलेशन को उसके बाद डिस्कस करेंगे। ये दो टॉपिक हो गए। देखिए अब हम बात करेंगे कि एंगुलर कंपोनेंट, एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट क्या होते हैं। भाई आप जानते हैं जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको आई जे के टर्म में लिखते हो, तो एक आई के साथ आता है एक्स कंपोनेंट होता है, जो जे के साथ होता है वो वाई कंपोनेंट होता है, जो के साथ होता है वो जेड कंपोनेंट होता है। तो कुछ नहीं, हम जे को क्या लिखेंगे, हम एक्स कंपोनेंट इसका क्या मान लेंगे, जे एक्स। तो जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। आर है पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या माना जाता है, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। तो आर को क्या लिखेंगे हम, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। और क्रॉस पी को क्या लिख दिए हम, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होता है ये आपको मालूम होगा। उसमें वेक्टर जब पढ़ाया जाता गया था तो वहाँ पढ़ाया गया था डिटर्मिनेंट मेथड। क्या हम लिखेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई जे के लिखेंगे, इसके कोफिशिएंट एक्स वाई और जेड लिखेंगे, यहाँ पर पी एक्स, यहाँ पर पी वाई, यहाँ पर पी जेड लिखेंगे। कैसे ओपन करें, आई लिखेंगे, डायरेक्ट बता रहे हैं। आई जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसका रो कैंसिल करते हैं, इसका कॉलम कैंसिल करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगाते हैं। ये जेड है, थोड़ा राइटिंग गंदी लिख रहे हैं, नहीं तो है ही, लिखेंगे क्या, तो आएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, फिर माइनस का जे लिखेंगे, ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के लिखेंगे, ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। एंगुलर मोमेंटम को कहीं कहीं पर एल से डिनोट किया गया है, उसमें कंफ्यूज ना होना। अब जरा समझिएगा, वैसे तो कंपेयर कर देंगे हम, काम खत्म। ये माइनस दिक्कत क्रिएट कर रहा है, इस माइनस को कैसे हटा दें, हम अंदर से माइनस कॉमन ले लें और इस माइनस को कर दें प्लस, इसी स्टेप पे कर दें। देखो जरा ध्यान से, इसको प्लस किया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, बस दोनों तरफ इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। अब इक्वेटिंग का मतलब दोनों तरफ करेंगे। इसमें आई के साथ क्या आ रहा है, जे एक्स आ रहा है, वहां पर क्या आ रहा है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। वाई के साथ क्या आ रहा है, जे वाई, जे के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, जेड पी एक्स, ने पहले पॉजिटिव लिखो, माइनस एक्स पी जेड। जे जेड क्या आ रहा है,
जी जेड आ रहा है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब आप कहेंगे अगर हमसे कंपोनेंट लिखने को आ जाए कि व्हाट इज एक्स कंपोनेंट, और हमें कोई अल्टरनेटिव लिखा हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कहाँ पर ये क्या क्यों होगा भाई? एक कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हो कि आई जे के लिख रहे हो? यहाँ तो जे ही रहेगा ना, कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं ना आई जे के। देखो इसको याद करने का तरीका समझिएगा, सावधान। एक ऑर्डर में आप लिख दो एक्स वाई जेड, लिख दिया एक्स वाई जेड, दिख रहा है, वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई, दिख रहा है। आप लिखो एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई, लिख दिया, बीच में लगा दिया माइनस, वाई जेड लिखा है ना, तो वाई के साथ पी जेड, जेड के साथ पी वाई लिख लेंगे। तो ये होता है याद करने का तरीका। मान लें कहीं पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उन्होंने कहा इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये तरीका है उसका कोफिशिएंट निकालने का। ठीक, नोट करिए इसको।